नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम उड़ीसा की रहने वाली एक सोशल वर्कर की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये जिन बहन की कहानी है वे लगभग 40 वर्ष की आयु की एक विवाहित स्त्री हैं। इन बहन के विवाह को लगभग 16 वर्ष हो चुके हैं और आज ये अपने विवाहित जीवन से काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही हैं। दोस्तों, 16 वर्ष विवाह को हो चुके हैं, लेकिन इन बहन को कोई अपने विवाह से संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसका थोड़ा सा दुख इनके मन में है। लेकिन दोस्तों, अपने अब आप इस दुख को ख़त्म करने के लिए कह लीजिए या अपना संस्कार कह लीजिए, ये जो बहन है एक ऑर्फनेज चलाती हैं, जिसके अंदर लगभग 15 के आसपास इन्होंने बताया था कि अनाथ बच्चे हैं जिनका भरण पोषण किया जाता है। उनकी शिक्षा, उनको उनके सर पे छत तो है ही, तो इनकी शिक्षा, उनके जो कपड़े हैं, उनका जो भोजन है, इस सब की जो व्यवस्था है इनके ऑर्फनेज के अंदर है। वो बच्चे वहीं पे ही रहते हैं मतलब। और तो लगभग 15 एक बच्चे हैं, उनकी पालना करने का सौभाग्य इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी संतान वाली कमी तो इनको इतनी ज़्यादा नहीं खलती है। लेकिन ये कहती हैं कि अपने विवाहित जीवन के अंदर ये जब से आई हैं तब से इनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने बताया कि इनके जो पति हैं वो जब शादी हुई थी तब तो बहुत अच्छे थे, तब कोई समस्या नहीं थी। लेकिन विवाह हो जाने के 2 वर्ष बाद इनके पति ने शराब पीना शुरू किया था। और शराब पीना शुरू करने के 1 वर्ष के अंदर ही इनके पति इतना ज़्यादा शराब के आदी हो गए कि वो दिन रात जो है शराब के अंदर डूबे रहते हैं। अब इनके पति भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, ये भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। इन दोनों के जो स्कूल्स हैं वो थोड़े अलग अलग कुछ शहरों में पढ़ते हैं। मतलब जैसे पति का स्कूल 10-15 किलोमीटर दूर है, इनका दूर है, तो मतलब ये अलग अलग स्कूल्स में हैं, ये कहना हम कम प्रयास करें, लेकिन हैं दोनों गवर्नमेंट स्कूल टीचर। ये कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि जो मेरे पति हैं अपने शराब पीने की आदत की वजह से जो उनके स्कूल में बच्चे हैं उनके साथ एक प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाते तो है नहीं ठीक से। केवल स्कूल जाते हैं, स्कूल में पता नहीं क्या करके आते हैं, क्योंकि सुबह जाते हैं तो भी शराब में धुत होते हैं, वापस आते हैं तो भी धुत होते हैं, और फिर घर पे आकर के जो है वो पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं तो इनका एक बहुत लंबे समय से यही सब कुछ देखती आ रही हूँ। तो ये कहती हैं कि भी मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये आत्मा जो है मुझे इतना ज़्यादा दुख क्यों दे रही है। इसके साथ साथ ये कहती हैं कि देखो, मेरे अपने पति सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छी खासी उनकी तनख्वाह है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी विवाह होने के बाद, कभी भी, कहती ये तो पहले दिन से ही है, कभी भी एक भी पैसा मेरे हाथ में नहीं रखा। उसके ऊपर से ये बताती हैं कि जो इनके पति हैं वो बहुत बड़े शायद अब शराबी तो हैं ही, लेकिन शायद इनके पति जो है वो जुआ भी खेलते हैं, जिसकी वजह से ये कहती हैं कि समय समय पर कई सारे लोग कर्जा लेने के लिए इनके घर पहुंचे रहते हैं, क्योंकि इनके पति शहर में लोगों से कर्जा लेते रहते हैं। अब ये बताते हैं कि भैया, क्योंकि मैं ऑर्फनेज चलाती हूँ और बहुत ही ईमानदारी से हमारा काम होता है, तो मेरी जो पर्सनल इमेज है वो तो बहुत अच्छी है लोगों के बीच में, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा मैंने ये भी एक बात बोली कि इन्होंने कहा कि भैया ये जो ऑर्फनेज की सेवा हो रही है ना, उसी में ही जो दान धर्म हमारे पास आता है, आप लगा लो कि मैं भी रोटी जो है ना उसी में से खा लेती हूँ। जैसे ये 15 बच्चे पल रहे हैं, इनके साथ साथ मैं पल रही हूँ, मैं भी उन्हीं के साथ रोटी खा लेती हूँ। वरना मेरी जो अपनी तनख्वाह है, ये कहती हैं जितना, कहती है मैं कमा करके लाती हूँ, उसका एक एक पैसा जो है मेरा पति जो है उसके कर्जे उतारने में मुझे लगा रहता है। अब ये कहते हैं कि मेरी समाज में बहुत इज्जत है, तो लोग बदतमीज़ी नहीं करते हैं। वो आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि भैया मैं चुका दूंगी, तो कहती है मैं ना लोगों की किस्तें ही भरती रहती हूँ। कभी कोई 4 लोगों की, कभी कोई 5 लोगों की, और एक किस्त ख़त्म होती है तो दूसरी किस्त चालू हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अपनी तनख्वाह भी पूरी उड़ा देते हैं, फिर मेरी तनख्वाह भी पूरी ख़त्म कर देते हैं, तो मेरे को पूरी तरह से जैसे मनी वाइज जो है पूरी तरह से, कहते हैं मेरे को ना चूस के रखा हुआ है, जैसे ना ड्रेन करके रखा हुआ है इन्होंने। तो ये कहते हैं कि अब लोग तो बेइज्जती नहीं करते, लेकिन जब 4 लोग आपके दरवाजे पे आकर के खड़े हो जाएंगे और आप इतने इज्जतदार होते हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, तो बेइज्जती महसूस तो होती है ना।
तो ये कहती हैं कि मेरे पति, मैं इतना सेवा का काम करती हूँ लेकिन मेरे पति एक तो शराब इतनी पीते हैं, दूसरा कोई संतान नहीं हुई उनसे मुझे, तीसरा कहती हैं उनकी वजह से इतना ज़्यादा कर्जा हो गया मेरे ऊपर, और उसके अलावा ये कहते हैं कि जो मेरी सास और मेरा देवर है एक, कहते हैं कि इनके जो देवर हैं उन्होंने विवाह नहीं किया है, देवर की आयु काफ़ी ज़्यादा है। अम, ये कहती कि इनकी सास और इनका जो देवर है ना, जब भी वो इनके सामने आते हैं ना, इनका ना सर में दर्द जैसे शुरू हो जाता है। ये कहती हैं मेरे को माइग्रेन एक बहुत लंबे समय से है, लेकिन ये बताती हैं कि मेरा, अगर ये एक्यूरेटली याद करें तो इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब ये विवाह करके अपने ससुराल घर के अंदर आई। और ये पहले ये बहन इस प्रकार से इन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन जब हम लोगों का जैसे जब पहले एक प्री डिस्कशन होता है सेशन करने से पहले, उसके अंदर जब कॉन्वर्जेशन हो रहा था तो उसमें बात निकल कर के आई कि जब भी इनका देवर और इनकी सास इनके सामने आते हैं, उसी समय जो है इनका जो दर्द है सर के अंदर वो जैसे इमर्ज सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा पीड़ा के अंदर ये रहती हैं। तो ये कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि जब से मेरा विवाह होकर के आया है तब से मुझे माइग्रेन की समस्या क्यों है। इसके साथ साथ एक बहुत ही विशेष चीज़ इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि भैया मेरी सास, मेरा पति और मेरा देवर, ये कहती कि इन तीनों का ना रिश्ता आपस में ऐसा है कि जैसे कपल होते हैं ना, कपल, जैसे ये तीनों एक दूसरे के ना पति पत्नी हो, इतना ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं। अच्छा, ये कहती हैं कि उसके अलावा एक और बहुत विशेष चीज़ है, कहती है जो मेरा देवर है ना, मेरा देवर जब भी वो देखता है कि मैं किसी तकलीफ के अंदर हूँ, मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मैं कभी कभी जैसे आश्रम, जैसे बच्चे हैं ऑर्फनेज ये बहन चलाती हैं, तो उसके अंदर भी क्या है कि ऊपर नीचे हो जाता है, कभी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती कि भाई बच्चों को सहयोग मिल सके उस रीति, कभी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है जैसे। तो कहती है उसका जब वो स्ट्रगल देखते हैं ना, तो भी जैसे मेरा जो देवर है वो देखता है कि मैं परेशान हूँ ना, तो उसको देख करके बहुत खुशी मिलती है। कहती है उसके चेहरे पे एक कुटिल सी स्माइल, कहती है मुझे देखने को मिलती है, जैसे एक ईवलिश स्माइल होती है ना कि तू दुख में है तो मुझे जैसे बहुत सुकून मिल रहा है। तो कहती है ऐसा है। तो कहती है मैं जानना चाहती हूँ, अच्छा, और ये कहते हैं कि जो मेरा देवर है ना वो मेरे पति के कान भरता रहता है। इनफैक्ट मेरे देवर ने ही मेरे पति को शराब शुरू करवाई, कुछ कुछ उसके कान भर करके कि भाई ऐसे ऐसे करके जो है मैं, ताकि वो मुझे परेशान करे। तो मेरे पति जो मुझे कुछ परेशान करता है, कुछ ऐसे बातें सुनाता है, या जैसे एक शराबी इंसान दुखी करता है, कहती है उसके पीछे भी मेरे देवर का बहुत ज़्यादा हाथ है। अच्छा, फिर ये कहती हैं कि अगर मैं अपने पति को छोड़ने का प्रयास करूँ ना, तो ये लोग मुझे छोड़ने नहीं देते। जो मेरी सास है कहती हैं मुझे मनाने के लिए आ जाती है। जिस जगह पर ये रहती हैं बिल्कुल 4 कदम दूर ही इनके सास और देवर है, उनका अलग घर है, वो रहते हैं। लेकिन कहती है मेरी सास कभी भी आती है, कभी भी जाती है। तो कहती है इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है, मुझे फांस सा रखा है अपने साथ, और मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देते हैं, मतलब मुझे अलग भी नहीं होने देते हैं। और कहती है मैं भी इमोशनली जो है मेरे पति के साथ बहुत ज़्यादा हुक्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे 15 सालों से ये आदमी परेशान कर रहा है, 13-14 सालों से परेशान कर रहा है, तो मैं इसको छोड़ क्यों नहीं पाती हूँ। कहती है जब मेरे मन में विचार आता है ना कि मैं इसको छोड़ दूंगी तो इसके ऊपर जो कर्जे हैं ना, और लोग इसको खा जाएंगे, कहती है मुझे इसकी ना चिंता बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लोगों ने बोला कि भाई जब सब कुछ तुम्हारे को करना है तो तुम छोड़ दो ना, अपने आप देख लेंगे वो। कहती है लेकिन मुझसे ना मेरा पति छूटता नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं, मेरी जिम्मेवारी है इसके प्रति, मैं नहीं छोड़ सकती। तो ये, तो दोस्तों, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के जो बहन है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। उसके अलावा फिर कुछ ऐसा भी था कि जैसे शुरू शुरू में ये अपना जो ये वाला जो घर है इसको छोड़ करके मायके भी गई, लेकिन मायके में इनकी जो भाभी हैं, कहती है मेरी भाभी बहुत ज़्यादा नापसंद करती है मेरे को, जैसे यहाँ पर देवर है वैसे वहाँ पर भाभी है। तो भाभी ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि मैं अपनी माँ बाप के घर पे मैं रह ही नहीं पाई कि भाई मैं थोड़ा कोई सोलेस मेरे को मिल जाए। कह रही वो मुझे मिला ही नहीं, तो भाभी की वजह से मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। तो कहती है भाभी से भी, और वो भी थोड़ा मेरे को काट के रखती है मेरे मायके वालों से, तो उससे भी मैं जो है अपना रिश्ता जानना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ एक और बात इन्होंने बोली थी कि 5 साल जब इनके विवाह को हो गए थे, उसके बाद इन्होंने सारे लक्षण देख लिए थे, तब अपने दुख से बाहर आने के लिए, इनको अपनी संतान भी नहीं हो रही थी और ये सब परेशान थे, इन्होंने निश्चय किया था कि भैया मुझे अपनी एक अलग दुनिया बनानी पड़ेगी। तब इन्होंने
ये जो सेवा का मार्ग है इसके अंदर आए थे, ऑर्फनेज शुरू किया था। और आप लगा लीजिए जितना भी ये बहन अपने स्टेबल में जीवन में स्टेबल हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे को तो यही फीलिंग है कि वो जो बच्चों की दुआएं हैं उन्होंने बचा रखा है इनको, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो पूरा इनको खा करके ख़त्म कर जाते हैं। तो दोस्तों इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी आत्माओं के इनसे क्या हिसाब किताब हैं, माइग्रेन क्यों होता है, पति कर्जा क्यों चढ़ाता है, इन सब का जो उत्तर है इनको अपने पूर्व जीवन से प्राप्त हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी विस्तार में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट किया है। दोस्तों इन व्यूअर्स के नाम हैं, मतलब यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी है अलका हंस, देव कुमारी अदिल, उत्तराखंड से बीना रावत। आप तीनों ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमारी इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज 5 सितंबर 2024 से अगले 21 दिनों के लिए नेगेटिविटी रिमूवल का एक सेशन जो है उसको कंडक्ट हम कराने वाले हैं। आपको याद होगा हमने इस चीज़ को पहले भी अपने वीडियोस के अंदर अनाउंस किया था कि जो लोग ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं इनके प्रभाव से ग्रसित होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं इनसे, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है उनकी लाइफ के अंदर, घर के अंदर कलह कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, या इसी प्रकार की दूसरी समस्याएं, बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है परिवार के अंदर और किसी की घर के अंदर बनती नहीं है, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं जनरली हमारी लाइफ के अंदर तब आती हैं जब हमारी घर के अंदर जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो नेगेटिविटी हमारी अपनी क्रिएट की हुई नेगेटिविटी भी होती है और कभी कभी जो है एक्सटर्नल कुछ चीज़ें होती हैं वो भी हमारे घर के अंदर आकर के डिस्टर्बेंस को हमारी लाइफ के अंदर ले आते हैं, हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं, हमारी बुद्धि को बांध देते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर देती हैं। तो इन सभी चीज़ों का निवारण करने के लिए अगले 21 दिनों तक, आज से शुरू होगा सेशन और अगले 21 दिनों तक हर रोज़ 1 घंटे का नेगेटिविटी रिमूवल का एक अभ्यास कराया जाएगा, जो कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 9 बजे से 10 बजे कराया जाएगा। और ये जो सेशन है इसको यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है जिस पे अभी आप हमारा ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और इसके पिंड कमेंट के अंदर हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल करके आपसे हमारा अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही ये जो हमारा नेगेटिविटी रिमूवल वाला सेशन है इसकी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन आएगी और उसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो लाइव सेशन है उसका लिंक भी पोस्ट किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो इन्होंने क्या देखा, किस प्रकार का जीवन इनके सामने आया और आज जो परिस्थितियां इनकी लाइफ के अंदर हैं उनसे क्या कनेक्शन इनके पास्ट लाइफ से निकल करके आया। तो सबसे पहला जो दृश्य दोस्तों इन्होंने देखा, इन्होंने ऊपर की तरफ देखा, जैसे एक वहाँ पे पहुँचे और फिर ऊपर की तरफ इनको देखने के लिए कहा, तो ऊपर इनको एक पक्की छत नज़र आती है जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, चारों तरफ नक्काशी हो रखी है छत के ऊपर, और बिल्कुल छत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा झूमर इनको नज़र आता है जो कि लटका हुआ है। नीचे की तरफ देखते हैं तो एकदम प्रॉपर स्मूथ इनको फर्श नज़र आता है कि जैसे मार्बल से बना हुआ फर्श हो, बहुत ही एकदम स्मूथनेस नीचे फील हो रही होती है। और उसी फर्श के ऊपर ये खुद को खड़ा हुआ देखते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने अपने पैरों में ब्राउन कलर के प्रॉपरली वेल पॉलिश्ड शाइन करते हुए शूज़ पहने हुए हैं। नीचे ब्लैक कलर की इन्होंने एक पैंट पहनी हुई है और ऊपर देखते हैं तो इनको एक लाइट ब्लू कलर का इनको कुर्ता नज़र आता है कि कुर्ता इन्होंने पहना हुआ है। अपने चेहरे में ध्यान लेकर के जाते हैं तो इनको अपने चेहरे पे मूछें नज़र आती हैं, दाढ़ी नहीं होती है, केवल मूछें होती हैं, और एक बहुत ही जैसे कोई हैंडसम कोई व्यक्ति हो उसकी पर्सनालिटी जो है इनको नज़र आ रही होती है। अच्छा हष्ट पुष्ट है, हैंडसम है, वेल ड्रेस्ड है, मतलब जो भी उसने पहना हुआ है इसके अंदर एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही अमीर आदमी है
उसकी फीलिंग इनको आ रही होती है। लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में ये अपने आप को वहाँ पर देख रहे होते हैं। आसपास पूरा देखते हैं, थोड़ा मुआयना करते हैं, तो ये बताते हैं कि ये बहुत बड़ा हॉल है। उसके अंदर इनको एक जैसे डाइनिंग का सेटअप इनको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे बैठ कर के मैं खाना खाता हूँ। इनको एक जो गेस्ट्स हैं उनको एड्रेस करने का इनको एक सेटअप नज़र आ रहा होता है। बहुत ज़्यादा सोफे और जैसे कुर्सियाँ वगैरह होती है, फर्नीचर्स होते हैं, जैसे कोई बैठक होती है, ऐसा बैठक वाला सेटअप भी इनको वहाँ पर नज़र आ रहा होता है। और ये बताते हैं कि ये जो जगह है, आई लिव हेयर, मैं यहाँ पे रहता हूँ। और ये खुद को एक, क्योंकि कुर्ता भी था तो मतलब भारतीय मूल के एक पुरुष के रूप में देख रहे थे। और इनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कोई बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बहुत सारी ज़मीन जायदादें इनके पास है, बहुत कोई अमीर, कोई बहुत बड़े आदमी हैं। फिर जो हॉल होता है, उस हॉल के अंदर इनको एक महिला चल करके इनके पास आती हुई नज़र आ रही होती है, जिस महिला का ये बताते हैं कि उसने घाघरा टाइप कुछ पहना हुआ है। और लगभग 28 वर्ष की आयु की ये महिला जो है इनको दिखाई देती है। खुद 30 से 35 वर्ष के हैं, महिला 28 वर्ष की है। और उस महिला से जब ये अपना रिश्ता महसूस करते हैं तो इनको फील होता है कि ये उनकी धर्म पत्नी है, लेकिन धर्म पत्नी से रिश्ता अच्छा नहीं है। रिश्ता अच्छा नहीं है, हम पूछते हैं कि क्यों रिश्ता अच्छा नहीं है, क्या समस्या है, तो ये कहते हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ और मुझे इस बात का बहुत घमंड है। दोस्तों, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा होता है ना, तो जो मन की जो भावना होती है, जो अपना नेचर होता है, वो ना हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है। तो ये कहते हैं कि मैं गुलाम बना करके रखता हूँ सबको, मेरा बहुत दबदबा है और मुझे दबदबा बना करके रखना बहुत पसंद है। तो हमने कहा कि दबदबा बना करके रखना पसंद है, तो ये तो बाहर वालों के लिए होगा ना। तो कहते नहीं, मुझे बस पसंद है कि हर कोई जो है मेरे हिसाब से चले, मेरे आसपास घूमे। और ये बताते हैं कि यहाँ फिर जैसे हम पूछते हैं कि भाई कहाँ के ज़मींदार हो, क्या हो, तो ये कहते हैं कि हाँ, ये हमारी कोठी है, फील्स लाइक राजस्थान। और फिर इनको मन में आता है कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, ये जयपुर है। आ, फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई इतनी कितनी ज़मीन है, तो ये कहते हैं कि जिधर तक तुम देखोगे उधर तक जो ज़मीन है वो हमारी है। कुछ और दृश्य इनके सामने आते हैं जिसमें आ, तो ये देखते हैं कि ये बीवी को मारते भी हैं, मारपीट वगैरह करते हैं। और कहते हैं कि मैं उसे मुझे उसे दबा करके रखना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ही ऐसा देखते हैं कि ये ना, जो इनकी पत्नी है ना, उनका ना अपमान बहुत करते हैं। और विशेषकर अपमान कब करते हैं, जब लोग घर पे आए हुए होते हैं नो, जैसे आसपास के लोग कोई घर पे आए हुए हैं, घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, बैठक में लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर इनकी जो पत्नी है, जैसे मान लीजिए कुछ नौकरों के साथ आई, कुछ खाना वगैरह लेकर के, या जैसे कुछ सर्व कर रही हैं घर के मेहमानों को। तो जब पत्नी कभी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर होती है कि 4 लोग आए हुए होते हैं, उनके सामने ये अपनी पत्नी की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो अ, तो ये कहते हैं कि जो पत्नी है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मेरी पत्नी को मैं नौकर जैसा ट्रीट करता हूँ। इनफैक्ट नौकरों को ज़्यादा इज्जत देता हूँ, पत्नी को नौकर से भी कम इज्जत देता हूँ। तो फिर आगे हम पूछते हैं कि भाई फिर इसमें जो आपकी पत्नी है वो कैसे, उसका क्या है, तो ये बताते हैं कि वो पत्नी जो है, मुझे उसकी आंखों में नज़र आ रहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और उसकी आंखों में एक आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ऐसा व्यवहार करना बंद कर दूंगा, मैं उसके ऊपर अत्याचार करना बंद कर दूंगा, मेरा नेचर चेंज हो जाएगा। कहते कि वो ये आशा में है और बस वही आशा भरी निगाहों से ही देखती रहती है कि कभी तो मैं उसको भी जो है इंसान समझूंगा। फिर आगे हम पूछते हैं कि भी और कौन है परिवार के अंदर, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि परिवार में 2 बच्चे हैं। एक लड़का है जो कि लगभग 8 वर्ष की आयु का है, एक लड़की है जो लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु की नज़र आ रही होती है। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये बच्चों से कैसा रिश्ता है, तो ये बताते हैं कि बच्चों से मुझे कुछ खास प्यार नहीं है, अटैचमेंट कोई फील नहीं हो रहा। हाँ ठीक है भाई, घर पे रहते हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी पूरी कर रहे हैं, जो इनको खाने पीने ओढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए जो इनकी व्यवस्था है वो कर रखी है, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्यार इन लोगों से फील नहीं हो रहा है। एक बहुत लंबी दूरी है इन बच्चों और मेरे बीच में। ये कहते हैं कि बच्चे हर वक्त मुझसे डरे रहते हैं, क्योंकि
मैं उनकी माँ को बहुत परेशान करता हूँ और वो अपनी माँ को लगभग रोज़ मुझसे जो है पिटता हुआ देखते हैं। तो वो दोनों बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनके मन में एक डर है, घबराए सहमे से रहते हैं, तो मेरे सामने कुछ बोलते भी नहीं हैं, बस अपनी माँ को चिपके रहते हैं। उनको अपनी माँ से बहुत प्यार है और माँ के लिए बहुत उनको भावना है कि बहुत गलत हो रहा है उनकी माँ के साथ। आ, तो अच्छा, फिर आगे ये भी एक इनको ये भी चीज़ नज़र आती है कि मेरी जो पत्नी है उससे मेरा रिश्ता जो है वो नाम मात्र का है। कुछ इनको ऐसा नज़र आता है कि कुछ गरीब महिलाएं हैं जिनके साथ मेरे संबंध हैं, मतलब मैं उनके साथ मेरा अफेयर है उनके साथ। पत्नी को ये पसंद नहीं है एंड शी वॉन्ट्स मी टू लीव देम, ऐसा बोलते हैं। तो ये देखते हैं कि जैसे इनकी पत्नी थोड़ा प्रतिकार कर रही है कि भाई आप ऐसा नहीं कीजिए, आप भाई हमें जैसा रखते हैं कोई नहीं, आपकी मर्जी रखते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जैसे मर्जी रखो। हालांकि वो भी ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी सामने से बोल रही है बात। लेकिन वो कहती है कि कम से कम ऐसा तो मत कीजिए, आप दूसरी जगह संबंध तो नहीं रखिए। तो ये कहते हैं कि इस बात पे भी जो है वो बहुत जो है ना पिटती है मुझसे। मैं उसको बोलता हूँ कि वो घर में सजाने की चीज़ है, ठीक है, सजाने के लिए लाया हूं, चुपचाप बैठी रहेगी तो उसको रोटी मिलती रहेगी, और मेरे मामले के अंदर जो है वो दखल बिल्कुल भी ना दे। तो फिर एक और इनको दृश्य नज़र आता है कि ऐसे ही जैसे कई सारे इनके अफेयर्स हैं, तो उन्हीं अफेयर्स में से ये कहते हैं कि भी एक कोई अमीर घर की लड़की भी है जिसके साथ अफेयर है। वो जो जयपुर शहर है उसी के अंदर कोई दूसरे एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं, उनकी बेटी है। और वो लड़की ये चाहती है कि ये अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को छोड़ दें और उसके साथ शादी कर लें। अब ये कहते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक ये उस लड़की के साथ अफेयर के अंदर रहे, और उसके अंदर फिर ये देख रहे हैं कि भाई वो लड़की बोल रही है कि भाई तुम अपनी पत्नी को छोड़ो, तुम मेरे साथ शादी करो। तो कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने एकदम से झटक दिया, उस लड़की की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी, और ये कह रहे हैं कि भाई वो जैसी कैसी भी है लेकिन है वो मेरी पत्नी, मेरी पत्नी होने का अधिकार मेरी पत्नी को ही है, तू मेरी पत्नी नहीं है, तू तो मेरी। और फिर एक बहुत ही बुरा शब्द जो है उनके लिए वो कहते हैं, और ऐसा करके जो है उनकी जो है बड़ी बेइज्जती सी कर देते हो। तो अचानक से वो जो लड़की जो है वो बहुत, उसकी जो ईगो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, क्योंकि वो बहुत बड़े घर की लड़की है, उसको जस्ट आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे गरीब महिलाएं तो ऐसी कोई डिमांड भी नहीं रख रही थी इनके सामने, लेकिन ये वाली जो लड़की है वो ऐसा कहती है। तो वो कुछ इनका आपस में झगड़ा हो रहा है, वो इसको उंगली दिखा रही है और वो कुछ ऐसा वो कह रही है कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरे को मैं ख़त्म कर दूंगी, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तो ऐसा ऐसा करके एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर वो चली गई है। और ये कहते हैं कि अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो लड़की है ना, इससे ना मेरी दुश्मनी सी हो गई है। अभी जैसे मेरे ना जान की प्यासी है और मेरे खून की प्यासी है, और ये अब जो है ना मुझे मार ही देना चाहती है, अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लेना चाहती है लड़की। बहरहाल तो आगे का कोई ऐसा दृश्य उस लड़की के साथ और नज़र नहीं आता है, लेकिन ये कहते हैं कि उस लड़की में वो भावना आ गई है मुझे मार देने की। फिर वापस जो इनकी पत्नी है और जो बच्चे हैं, थोड़ा और जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो ऐसा सामने आता है कि ये जो अपनी पत्नी है और जो बच्चे हैं उनको पैसे नहीं देते हैं। इतने बड़े घर के अंदर होने के बावजूद भी एक एक पैसे के लिए तरसते हैं वो लोग, एक एक पैसे के लिए। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर उनको अपने लिए खरीदनी है, अगर बच्चों को अपने लिए टॉफ़ी खरीदनी है, इतने बड़े आदमी के बच्चे होने के बावजूद भी वो टॉफ़ी खरीद नहीं सकते। दोस्तों, एक होता है कि भाई कंट्रोल करना, भाई होता है ना कि हम जानबूझ करके कुछ चीज़ें होती हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लैविश उसकी आदत ना पड़ जाए, तो हम बच्चे चार चीज़ें मांगते हैं तो दो पूरी करते हैं, उनकी डिमांड दो के लिए मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको ऐसा नज़र आ रहा था कि इनको केवल और केवल अपनी अय्याशी से मतलब है, केवल अपनी अय्याशी से मतलब है, और पूरी ज़िंदगी भर इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे इनका मुंह तकते रहे कि कभी तो वो समय आएगा कि हम सुख से अपनी मर्ज़ी से कुछ खा पाएंगे, कुछ हम पी पाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ हमारी अपनी मर्ज़ी से हम कुछ कर पाएंगे, हम इस कैद से छूटेंगे। कहते वो ना कैद में फील करते थे तीनों अपने आप को, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से जैसे वो रोगी से हो गए थे। मैंने उनको मानसिक तौर से बीमार कर दिया है, और मुझे मेरी अय्याशी के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। कह रही है ये, तो कहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और यही सब कुछ जो है पूरा जीवन भर चलता रहता है। और फिर जो है हम जो है इनको इनके डेथ के सीन के अंदर भेजते हैं।
जब इनको अपनी डेथ का सीन नज़र आता है तो उसके अंदर ये लगभग 50 वर्ष की आयु के हैं। ये ऐसा देखते हैं कि एक खुला मैदान है, शायद कोई ज़मीन है जो कि मैं ही ओन करता हूँ, और कहते हैं कि उस ज़मीन पर मैं लेटा हुआ हूँ। तो पूछते हैं हम कि भाई लेटे हुए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो ये जब अपने हाथों की तरफ देखते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जो इनके हाथ हैं वो खून में सने हुए हैं, इनको चक्कर आ रहे हैं। और इनको जब ये अपने सर के ऊपर हाथ लगाते हैं तो सर के अंदर एक बहुत बड़ा, जैसे एक चाकू नुमा कोई चीज़ है जो सर के बीचों बीच धसी हुई है। जैसे दोस्तों वो बड़ा सा ब्लेड नहीं होता जिससे लोग नारियल काटते हैं, थोड़ा इस टाइप का बड़ा सा ब्लेड होता है। तो ऐसे बड़ा सा कोई हथियार है जो कि इनके सर के अंदर धसा हुआ है, काफ़ी अंदर है, इनके सर के बिल्कुल बीचों बीच। खून बहे जा रहा है, उसको निकालने की इनको हिम्मत नहीं हो रही है, निकाल रहे हैं तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और ये मर रहे हैं। इसके साथ साथ ये कई सारे, इनको अपने शरीर में ऐसा फील होता है कि और भी कई सारी जगहें हैं जहाँ से खून बह रहा है, कई सारे घाव हैं इनके शरीर पे, चाकू गोदा गया है इनको, इनके शरीर के चीड़ फाड़ की गई, मतलब जैसे पहले वो वाले वार किए गए और फिर मान लो कि किसी ने वो हथियार इनके सर के अंदर गड़ा दिया हो। तो ये कहते हैं कि मैं मिट्टी में हूँ और मिट्टी में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कि कहीं से मेरे को कोई मदद मिल जाए, लेकिन ये बात बोलते हैं कि जहां तक देखूं वहां तक मेरी ज़मीन है, दूर दूर तक कोई है ही नहीं, दूर दूर तक सिर्फ ज़मीन नज़र आती है। फिर अब इनको कहते हैं कि भाई आप प्रयास कीजिए, किसने आपको मारा, आप पलट कर आप थोड़ा देखिए और वो पहचानने का प्रयास कीजिए। तो इनको नज़र आता है, अच्छा नहीं, पहले इनको ऐसी फीलिंग आती है कि भी मेरे को किसी ने मार दिया होगा ना। कहते हैं मेरे अय्याशी के चलते मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए थे, हो सकता है कि किसी ने उनको मारा हो। लेकिन जैसे ही फिर हम इनको बोलते हैं कि नहीं पलट कर देखो, हिम्मत करो, एक बार पलटो, शक्ल देखो उन लोगों की, तो पलट कर ये देखते हैं तो ये देखते हैं कि मुझे मारने वाला और कोई नहीं है, मेरा अपना बेटा है और मेरी बेटी है। जो बेटा है इनको अभी 24-25 वर्ष की आयु का दिखाई दे रहा होता है, और जो पुत्री है वो लगभग 30 वर्ष की आयु की इनको नज़र आ रही होती है। तो वो दोनों मिलकर के कहते हैं मुझे मार रहे हैं, ये सब कुछ कहते हैं मुझसे छीन करके ले लेना चाहते हैं। उनकी आंखों में मुझे क्रोध नज़र आ रहा है कि अब वो गुलाम नहीं रहेंगे, अब ये मेरी एक एक जैसे ना बोटी बोटी कर देना चाहते हैं। इनके इनकी तो शक्ल ऐसी दिख रही है कि तो मेरा अंग भंग कर देना चाहते हैं, मेरी आंखें निकाल लेना चाहते हैं, मेरे दांत निकाल लेना चाहते हैं, मेरी उंगलियां काट देना चाहते हैं। ऐसे राक्षसों के रूप में मुझे मेरे अपने दोनों बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई वो दोनों बच्चे नज़र आ रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? तो ये कहते हैं कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे बच्चों पे ना क्रोध नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ मैंने बहुत गलत किया। इनको मैं बहुत कुछ दे सकता था, और अगर और कुछ ना देता तो कम से कम प्यार तो देता। कहते हैं मुझे इन बच्चों के अंदर ये नज़र आ रहा है कि आज ये मेरे बच्चे जो ऐसे राक्षस बन गए हैं ना, ये मेरी गलती है। बच्चों को जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए थी, उनकी ज़रूरतें, इतना मैंने इनको डिप्राइव्ड रखा, मैंने ठीक नहीं किया। कहते हैं मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ साथ हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपकी जो पत्नी है जिस पे अत्याचार करते थे वो पत्नी भी है क्या यहाँ पे? तो ये बताते हैं कि नहीं मेरी पत्नी यहाँ पे नहीं है, पत्नी मुझे नहीं मार रही है, लेकिन मुझे ऐसा मरते समय मेरे को फीलिंग आ रही है कि मेरी पत्नी जो है वो आज भी दुख में है, और आज भी उसके मन में तो वही आशा है कि कभी ना कभी जो है उसका जो पति है वो ठीक हो जाएगा। और उसका पति, कहती मेरे पत्नी मुझे आज भी नहीं मारना चाहती, पत्नी आज भी मेरा, उसको आश है, बस आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन कहते हैं मैंने उसको बहुत दुख दिया है, उसकी बहुत बेइज्जती की है, उसकी बहुत इंसल्ट की है। दोस्तों ये सीन दिख रहा होता है, दिखते 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 जैसे सब कुछ धुंधला हो जाता है इनकी आंखों के सामने, और ये कहते हैं कि जो मेरे प्राण हैं मैंने वो छोड़ दिए हैं। और ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है कि मैं मर गया हूँ तो मेरे सर में से जो मेरा बेटा है उसने वो जो हथियार है उसको निकाल लिया है। बच्चों की आंखों में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई आंसू नहीं है, आंसू हैं सॉरी, लेकिन वो जो आंसू हैं वो दुख के आंसू नहीं हैं, वो मुक्ति के आंसू हैं, जैसे वो खुश हैं कि हम फाइनली आज़ाद हुए, खुशी के आंसू बच्चों की आंखों में नज़र आ रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो मेरी डेड बॉडी को मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, और वो लोग जो है वहाँ से फिर चले गए हैं।
किसी गाड़ी में लाए थे इनको ना, गाड़ी के अंदर बैठ करके आए थे और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ करके वो लोग चले गए, इनको ज़मीन पे छोड़ दिया, मरा हुआ छोड़ दिया वहाँ पे सड़ने के लिए। बस इनको दोस्तों यही नज़र आता है। और फिर जो है इनको जो है इनके जो स्पिरिट गाइड हैं, इनके स्पिरिट गाइड के पास लेकर के जाया जाता है। दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण है, यहाँ से कुछ चीज़ें हमारे को समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं फिर स्पिरिट गाइड से भी एडवाइस वहाँ से मिलती है। तो एक तो दोस्तों एक जो इनके अंदर ये जो भावना है, जो बच्चों का जो ये अनाथ आश्रम चलाते हैं, हमारे को लगता है ये जो पिछले जन्म में जो इनको ये गिल्ट आ गया था ना अंदर कि भाई जो बच्चे हैं उनको ऐसे तड़पाना नहीं चाहिए, और वो है तो उसी गिल्ट के चलते इनकी इनका कोई पुराना पुण्य होगा जो जागृत हो गया होगा, जो इनको सेवा के मार्ग पे ले गया। और गरीब अनाथ बच्चों की सेवा करके ही ये सरवाइव कर रहे हैं वाकई में। वो है ना, वो गरीब बच्चों की जो रोटी आती है ना, वही रोटी ये खाते हैं, इनकी अपनी तनख्वाह तो किसी काम की नहीं है इनके लिए, है ना। दूसरा हमें लगता है दोस्तों कि इनको संतान शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि अपनी संतान को बहुत दुख दिया था। और हालांकि ऐसा सीन सामने नहीं आया, लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसा दुख मिले तो बच्चे तो बोलते होंगे ना कि तू औलाद डिज़र्व ही नहीं करता, है ना, तेरे तेरे पास हम औलाद बन कर के आए, ये हमारा श्राप है। शायद बच्चे श्राप देते होंगे, सीन नहीं आया लेकिन हमें लगता है कि बच्चे श्राप जरूर देते होंगे इसको कि इस आदमी को संतान होनी नहीं चाहिए थी, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, इसकी संतान बन करके हम यहाँ पे आए। शायद उन बच्चों की बद्दुआ श्राप के चलते ही इनको जो है इनको संतान नहीं हुई। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स नज़र आए थे इस जीवन के अंदर, ये कैरेक्टर्स कौन हैं। मुख्यतः 4 कैरेक्टर्स नज़र आए थे, पत्नी, दोनों बच्चे और एक गर्लफ्रेंड जो कि इनसे बदला लेना चाहती थी। दोस्तों एक इनको ज़मींदार की बेटी थी जो गर्लफ्रेंड थी, जो इनसे बदला लेना चाहती थी। वो महिला इनको अपनी इस जीवन की भाभी के रूप में नज़र आती है। वो भाभी जब ये अपने इस घर से परेशान होकर के अपने मायके गई, उस भाभी ने उनको वहाँ पे रहने नहीं दिया, भगा दिया इनको एक प्रकार से, क्योंकि उसको ये था कि तू वहाँ पे जो तेरे ऊपर मुसीबत आई है ना, वो मुसीबत तू डिज़र्व करती है। एक ऐसी भावना सी थी उस भाभी की। तो इनकी भाभी ने कभी भी इनके मुसीबत के अंदर इनके भाई से, इनकी माता पिता से इनको मदद प्राप्त नहीं होने दी। तो वो जो भाभी है वो पिछले जीवन की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ इन्होंने धोखा किया, जिसके साथ ये संबंध में थे। और भाई वो उसकी एक्सपेक्टेशन गलत थी कि अपने पत्नी को छोड़ दे, लेकिन ये भी तो यूज़ कर रहे थे ना, किसने कहा था अफेयर करने के लिए किसी के साथ, है ना। तो वो वाली जो गर्लफ्रेंड है इनको अपनी भाभी के रूप में नज़र आई। फिर इनको अपनी पत्नी नज़र आई थी दोस्तों पिछले जीवन में, जो जिसको ये मारपीट करते थे, जिसको एक एक पैसे के लिए तरसाते थे, जिसको दूसरे लोगों के बीच में बिठा करके बेइज्जती करते थे। वो पत्नी इनको अपनी इस जीवन के जो इनके पति हैं उनके रूप में इनको नजर आई। दोस्तों आज अगर आप देखेंगे इनके जीवन में तो इनके पति क्या करते हैं, इन पति पैसा छीनते नहीं हैं, लेकिन पति ने ऐसी परिस्थिति इनके जीवन के अंदर पैदा कर रखी है कि इनका पैसा ये यूज़ ही नहीं कर पाती, पैसा इनका बर्बाद होता रहता है। वो पिछले जन्म में तड़पती रही ना एक एक पैसे के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है ना, कि ये जो पैसा इन्होंने अपनी छाती से लगा करके रखा हुआ था उसी का हिसाब पूरा हो रहा है। इसीलिए जो कुछ भी कमाती हैं कहीं ना कहीं जो पत्नी होती है, देखिए दोस्तों उसका क्या होता है ना कि एक्चुअली में तो उसका आपकी आधी जायदाद पे, आपकी आधी तनख्वाह के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वो काम नहीं करती है और आप उसको अपना परिवार बनाने के लिए, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अपने घर में लेकर के आए हो, आपके घर को घर बनाती है। तो आइडली तो पिछले जीवन के अंदर जो ये सब कुछ फूक रहे थे उस पर आधा अधिकार उनकी पत्नी का था, है ना, और उसको एक एक पैसे के लिए मोहताज कर रखा था। तो कहीं ना कहीं इस जीवन के अंदर पति बन करके वही खींच रही है इनसे वापस, अपना हिसाब इनसे वापस ले रही है। दूसरा दोस्तों, ये कई सारे लोग आते हैं इनके पति की वजह से, इन्होंने बताया था कि भाई मेरे को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, उनकी बातें जो हैं वो तीर की तरह मुझे चुभती हैं कि भाई मैंने तो किसी से कभी कर्जा लिया नहीं, लेकिन वो लोग मुझसे जो है पैसा लेने के लिए आते हैं, मैं दूसरों का चुकाती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती होती है समाज में इनकी वजह से। तो दोस्तों वो जो लोग हैं इनको उन लोगों के रूप में नज़र आए जो कि जब पिछले जन्म में ये आदमी थे, इनके जान पहचान के लोग होते थे, उनके बीच में पत्नी आती थी ना खाना देने के लिए, कुछ रिफ़्रेशमेंट्स देने के लिए, चाय लेकर के आती थी, तो इनको आदत थी ना सब लोगों के बीच में अपनी पत्नी की बेइज्जती करने की। तो आज इनके पति जो कि पिछले जन्म में इनकी पत्नी थे, उन्हीं लोगों से कर्जा ले रहे हैं,
और वो कर्जा लेकर के उन लोगों को अपनी पत्नी की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, इनकी तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि वो तो घर से गायब भी रहते हैं या घर पे भी होते हैं तो शराब पी करके धुत रहते हैं। वो लोग आकर के अब इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जिनके सामने ये उनकी बेइज्जती किया करती थी, उन्हीं आत्माओं से वापस इनकी बेइज्जती करवाती हैं। इनके पति एक प्रकार से एम्बेरस फील कराते हैं, जिनके सामने ये अपनी पत्नी की बेइज्जती किया करते थे पिछले जन्म में। दोस्तों फिर जो इनके दो बच्चे थे पिछले जीवन में, जो इनका बेटा था 8 साल का और जो बेटी थी 10-12 साल की, उसको इन्होंने अपने देवर और सासू माँ के रूप में देखा। ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि मेरा पति, मेरी सास और मेरा देवर ऐसे हैं बिल्कुल जैसे कि पति पत्नी हो, ये लोग कपल हों जैसे आपस में, ये जो कपल समझ रहे थे ना, वो कपल नहीं है, वो पिछले जन्म के सहमे हुए माँ और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो माँ और दो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने सालों तक अत्याचार सहा, जो कि इतने बड़े घर में पैदा होने के बावजूद भी जेल के अंदर रहे, इतना जिनको घुटन जिनकी ज़िंदगी के अंदर पैदा हो गई कि उस घुटन से छुटकारा पाने के लिए, फ्री होने के लिए उन्होंने अपने बाप की हत्या करना सही समझा कि हम फ्री हो जाएं। और इतना सोचो उनको प्रताड़ित किया गया, ऐसा उनको राक्षस बना दिया गया कि इनके सर के अंदर वो हथियार घुसा हुआ था, है ना, वो खून बह रहा था, लेकिन उन बच्चों के चेहरे पे रिग्रेट नहीं था। इतना नफरत से उनको भर दिया था, इतनी नफरत कि इनकी जान लेकर के भी उनका बदला पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जान ली तो एक दिन में एक बार का एंजॉयमेंट हुआ ना वो तो, लेकिन जो ये पूरा जिंदगी भर जो है, तो आज इनकी सास और इनका जो देवर है वो पूरा कर रहे हैं इनसे। दोस्तों जब ये पूरा सेशन हो गया था, तो सेशन के बाद एक बात इन्होंने बताई जो बहन ने पहले नहीं बोला था। इन्होंने बोला था कि भैया, जो मेरी सास और मेरा देवर है ना, परेशान भले वो मुझे कितना भी क्यों ना करते हो, लेकिन वो मुझसे डरते बहुत ज़्यादा है। वो अगर मैं कुछ बोल दूँ ना तो मेरे आसपास नहीं भटकते, परेशान करते हैं, मेरे पति को मैनिपुलेट करते हैं, पति से मुझे तंग करवाते हैं, पति को बिगाड़ दिया कि मैं दुखी रहूं, लेकिन मुझसे डरते बहुत हैं। तो उसका उत्तर, मतलब ये बात इन्होंने बोली नहीं थी, लेकिन इनको खुद समझ में आया कि भी पिछले जन्म में मेरे बच्चे रहे हैं ये दोनों, और बहुत घबराए हुए रहे हैं, बहुत सहमे हुए रहे हैं मेरी वजह से, जिसकी वजह से इस जीवन में भी शायद उनके अंदर वो डर है। तो दोस्तों देखिए कैसे इंसान क्या करता है और कैसे घूम करके ना जो कर्मा है हमारे सामने आता है, कैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। तो ये सब कुछ हुआ इनके साथ। तो ये सब कुछ इनके सामने आया दोस्तों। फिर जो है दोस्तों, इनके स्पिरिट गाइड के पास जब गए तो स्पिरिट गाइड ने इनको कुछ और चीज़ें भी बताई। उन्होंने इनको ये बताया कि इनकी जो सास है, इनका देवर है और जो इनकी भाभी है, ये तीनों इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवाते हैं। इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराते हैं इनकी सास और इनके देवर, इनको काबू में रखने के लिए, इनको तकलीफ देने के लिए कि ये परेशान रहें, कभी इनके पास धन ना रहे, ये इनका वो होता रहे। तो वो आया तो इन्होंने पूछा अपने गाइड से कि मुझे क्या करना होगा। तो इनके गाइड ने इनको एडवाइस दिया कि तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनके गाइड ने ये भी बताया कि अब तुम्हारे पति का कर्जा चुकतू हो चुका है, तुम, इनके गाइड ने बोला। और इनके गाइड ने कहा कि तुम्हारे पति अब और कर्जा नहीं करेगा, तुम्हारा उससे हिसाब किताब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। जो पिछले 13-14 सालों से तुम चुका रही हो, तो 12-13 सालों से चुका रही हो, तो उन्होंने कहा कि तुम पूरा कर चुकी हो। जो कर्जा है, जो किस्तें चल रही हैं, कह रहे वही हैं, और कर्जा नहीं करेगा ये तुम्हारे ऊपर। इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि सबको माफ़ कर दो और योग की शक्ति को बढ़ाओ और ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो तुम। अ, इसी के साथ साथ दोस्तों एक विशेष एक दीदी हैं, एक बड़ी कोई बहन है, जिनके थ्रू इनको ये सेशन के बारे में पता लगा था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने विशेष उस बहन के लिए भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो एक बहुत ही कल्याणकारी आत्मा है, आपको उनके साथ रहना है, और वो आपसे, आपको बहुत सारी सेवाओं के मार्ग पे आपको आगे बढ़ाएंगी। तो जैसे जैसे वो आपको आगे बढ़ाती जाएंगी, आपको वैसे वैसे जो सेवा है उसको आगे बढ़ाते जाना है। और सेवा में बहुत ज़्यादा, मतलब अपना तन मन धन जो है उसको समर्पित आपको करना है। आप उसको ना, कुछ उन्होंने ऐसा बताया, हालांकि सेवाएं ये ऑलरेडी काफ़ी कर रहे हैं, बच्चों को भी वो कर रहे हैं, लेकिन गाइड का ये था कि और इसके और बहुत ज़्यादा तुम कुछ कर सकती हो, और आगे का भी बहुत कुछ होने वाला है, तो तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना है। और पीछे उन्होंने कहा कि इनको माफ़ कर दो, आप बिल्कुल आप अपने दिल से निकाल दो। गाइड ने कहा कर्जा है तुम्हारा, किया हुआ है, तुम्हारे सामने है, माफ़ करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो ये इनके स्पिरिट गाइड का गाइडेंस था दोस्तों, और ये पूरा केस था। हम आशा करते हैं कि ये केस आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।